हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन 272 पर। दोस्तों अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं एसएससी सीजीएल या अदर या अपने किसी स्टेट एग्ज़ाम की, तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं आपको एविडेंस जीएस की वीडियो। दोस्तों आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो बताइएगा दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारे पास चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है कनिष्क और ऑप्शन डी है हमारे पास पुष्यमित्र। तो बताइएगा दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कनिष्क या फिर पुष्यमित्र को। तो बताइएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा, आप भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा, मणिपुर की राजधानी क्या है। तो बताइएगा दोस्तों, मणिपुर की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए इम्फाल, ऑप्शन बी कोहिमा, ऑप्शन सी ईटानगर और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो बताइएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन बी इम्फाल, ऑप्शन बी कोहिमा, ऑप्शन सी ईटानगर या फिर ऑप्शन डी हैदराबाद। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारे पास ऑप्शन ए, इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इम्फाल, फाल यानी कि। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, जलवायु अनुसंधान और मौसम के पुनर्निर्माण के लिए निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो बताइएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जलवायु अनुसंधान और मौसम के पुनर्निर्माण के लिए निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो कंप्यूटर और ऑप्शन नंबर सी, मिनी कंप्यूटर और ऑप्शन नंबर डी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो बताइएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सुपर कंप्यूटर। जलवायु अनुसंधान और मौसम के पुनर्निर्माण के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जलवायु अनुसंधान एवं मौसम के पुनर्निर्माण के लिए वैज्ञानिक शोध, एनिमेशन एवं चलचित्र निर्माण आदि के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर तीव्र गति से उच्च संग्रह क्षमता एवं उच्च विस्तार वाले होते हैं। तो दोस्तों जो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं, ये बहुत ही तीव्र गति से कार्य करने वाले होते हैं और ये उच्च संग्रह क्षमता वाले होते हैं, और इनका आकार एवं सामान्य कमरे के बराबर होता है। ये यानी कि ये काफ़ी बड़े होते हैं, इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर रिसर्च कंपनी द्वारा वर्ष 1976 में विकसित किया गया था, जिसका नाम क्रे 1 था। और दोस्तों भारत के सुपर कंप्यूटर परम का विकास CDEC ने किया था। याद रखना दोस्तों, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट था, और जिसका विकास CDEC ने किया था। तो और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का अर्थ क्या है। तो बताइएगा दोस्तों, रक्त का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए, दृष्टि, ऑप्शन नंबर बी, खून और ऑप्शन नंबर सी, पत्नी। तो बताइएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है, हमारा रक्त का अर्थ होता है ब्लड यानी कि खून। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्लड। तो रक्त का अर्थ क्या होता है, तो ये प्रश्न आप लोगों को पता होगा, क्योंकि रक्त का अर्थ होता है हमारा ब्लड यानी कि खून। तो इसका राइट ऑप्शन होता है हमारा ब्लड यानी कि खून। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार किस राज्य में सबसे लंबा नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में और ऑप्शन नंबर सी, गुजरात और ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। तो बताइएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार किस राज्य में सबसे बड़ा नेटवर्क है। दोस्तों याद रखना, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है? दोस्तों, मार्च 2021 के स्थिति के अनुसार भारत का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क वाला राज्य महाराष्ट्र है, जबकि दूसरे और तीसरे व चौथे पर क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश राज्य हैं। तो मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे लंबा नेटवर्क वाला राज्य महाराष्ट्र और दूसरे और तीसरे एवं चौथे स्थान पर क्रमशः अपना उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्य हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। सन 2021 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में सबसे लंबा नेटवर्क है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों बताइएगा कि हमारा अगला प्रश्न है सबसे बड़ा ग्रह है। तो बताइएगा दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी और ऑप्शन नंबर सी यूरेनम और ऑप्शन नंबर डी शुक्र। तो बताइएगा दोस्तों इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनियम या फिर शुक्र। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, तो हमारा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति। हमारा अगला प्रश्न है 2020 में भारत में विश्व का सबसे बड़ा सर्वोच्च कहाँ स्थापित किया गया था? तो बताइएगा दोस्तों 2020 में भारत में विश्व का सबसे बड़ा सौरवृक्ष कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए दुर्गापुर में, ऑप्शन नंबर बी बोकारो में, ऑप्शन नंबर सी भोपाल में और ऑप्शन नंबर डी जयपुर में। तो बताइएगा दोस्तों 2020 में भारत में विश्व का सबसे बड़ा सौरवृक्ष कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए दुर्गापुर में, ऑप्शन नंबर बी बोकारो में और ऑप्शन नंबर सी भोपाल में या ऑप्शन नंबर डी जयपुर में। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 2020 में भारत में विश्व का सबसे बड़ा सौरवृक्ष कहाँ स्थापित किया? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए दुर्गापुर में। दोस्तों केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था जिसकी CMER मैंने दुर्गापुर की आवासीय कॉलोनी में विश्व के सबसे बड़े सौरवृक्ष को स्थापित किया है। इस सौरवृक्ष को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि प्रत्येक सोलर फोटोवोल्टिक पैनल को सूर्य का प्रकाश मिल सके। इस सौरवृक्ष की क्षमता 11.5 किलोवाट पीक ऊर्जा उत्पादन की है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाता है सन 2020 में भारत में विश्व का सबसे बड़ा सौरवृक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है दुर्गापुर में। 2020 में भारत में विश्व का सबसे बड़ा सौरवृक्ष दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने दुर्गापुर की आवासीय कॉलोनी में विश्व के सबसे बड़े सौरवृक्ष को स्थापित किया है। इस सौरवृक्ष को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि प्रत्येक सोलर फोटोवोल्टिक पैनल को सूर्य का प्रकाश मिल सके। इस सौरवृक्ष की क्षमता 11.5 किलोवाट पीक ऊर्जा उत्पादन की है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो बताइएगा दोस्तों भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए जलेबी, ऑप्शन नंबर बी रसमलाई और ऑप्शन नंबर सी गुलाब जामुन और ऑप्शन नंबर डी बर्फ़ी। दोस्तों बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जलेबी, ऑप्शन नंबर बी रसमलाई और ऑप्शन नंबर सी गुलाब जामुन या ऑप्शन नंबर डी बर्फ़ी। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाता है जलेबी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन ए जलेबी सही होता है। दोस्तों बताइएगा 1963 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक अलग राज्य बनकर उभरा था? तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 1963 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक अलग राज्य बनकर उभरा था? ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 1963 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो एक अलग राज्य बनकर उभरा है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। नागालैंड है हमारा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। हमारे 13वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1962 के दौरान 1 दिसंबर सन 1963 को नागालैंड को कुछ विशेष उपबंधों के साथ भारत का एक नया राज्य घोषित किया गया।
जबकि राज्य के रूप में त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को तथा अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम का गठन 20 फरवरी 1987 को किया गया था। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो बताइएगा सादात रहमान को, नेहा गुप्ता को या मलाला यूसुफ़ज़ई को। तो दोस्तों इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है सादात रहमान को। सादात रहमान को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रतिवर्ष किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2005 में दिया जा रहा है। वर्ष 2020 में इस पुरस्कार हेतु 42 देशों से 142 उम्मीदवारों का चुनाव किया गया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस किस देश से आया था? तो बताइएगा दोस्तों कोरोना वायरस किस देश से आया था? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका से, ऑप्शन नंबर बी ताइवान से, और ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका से, और ऑप्शन नंबर डी चीन से। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी चीन। कोरोना वायरस किस देश से आया था? तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा चीन। कोरोना वायरस हमारे चीन से आया था। हमारा अगला प्रश्न है, विंडोज़ 10 पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किस कुंजी को दबाना होगा? तो बताइएगा दोस्तों विंडोज़ 10 पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किस कुंजी को दबाना होगा? ऑप्शन नंबर ए F6, ऑप्शन नंबर बी F5, और ऑप्शन नंबर 4 F4, और ऑप्शन नंबर डी F8। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। विंडोज़ 10 पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए F8 की को दबाना होगा। दोस्तों विंडोज़ पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए F8 कुंजी को दबाना होता है। साथ ही कंप्यूटर को ऑन करते समय अगर आप ब्यूट या मेन्यू में जाना चाहते हैं तो भी यह कुंजी दबाई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा F8। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बताइएगा कि हमारा अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर 2 अहमदाबाद, और ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, या ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, या फिर ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष भारत का पहला युवा राजदूत रहा है? तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी KT इरफान, और ऑप्शन नंबर सी हिमा दास, ऑप्शन नंबर डी दूती दास। तो बताइएगा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष भारत का पहला युवा राजदूत रहा है? तो ऑप्शन नंबर नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी KT इरफान, ऑप्शन नंबर सी हिमा दास, और ऑप्शन नंबर डी दूती चंद। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हिमा दास। डीइंग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध भारतीय एथलीट हिमा दास संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष की प्रथम भारतीय युवा राजदूत बनी हैं। दोस्तों हिमा दास को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है डीइंग एक्सप्रेस। हिमा दास को डीइंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, दोस्तों याद रखना। दोस्तों हिमा दास IASF वर्ल्ड अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर लंबी दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। तो याद रखना दोस्तों, हिमा दास 400 मीटर लंबी दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। हिमा दास ने मात्र 51.46 सेकेंड के समय में 400 मीटर दौड़ स्पर्धा निकालकर स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों याद रखना हिमा दास ने मात्र 51.46 सेकेंड के समय में 400 मीटर लंबी दौड़ स्पर्धा निकालकर स्वर्ण पदक जीता है।
दोस्तों हिमा दास को डीइंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखना। डीइंग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास प्रसिद्ध हैं। और डीइंग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध भारतीय एथलीट हिमा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष की प्रथम महिला युवा राजदूत बनी हैं। हिमा दास IASF वर्ल्ड अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। हिमा दास ने मात्र 51.46 सेकंड के समय में 400 मीटर की दौड़ स्पर्धा निकालकर स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों याद रखना कि हिमा दास ने मात्र 51.46 सेकंड के समय में 400 मीटर की लंबी दौड़ स्पर्धा को निकालकर स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने मात्र 51.46 सेकंड के समय में 400 मीटर लंबी दौड़ निकालकर स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों ये आप लोग याद रखना, इन्होंने मात्र 51.46 सेकंड के समय में 400 मीटर लंबी दौड़ स्पर्धा को निकालकर स्वर्ण पदक जीता है। और उन्हें 400 मीटर लंबी दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला भी बन चुकी हैं। और हिमा दास मात्र 51.46 सेकंड के समय में 400 मीटर की दौड़ स्पर्धा निकालकर स्वर्ण पदक जीता है। तो इन्होंने मात्र निकाली थी 51.46 सेकंड में 400 मीटर लंबी दौड़ स्पर्धा निकालकर स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों याद रखना, ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न एक बार और सुन लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष भारत का पहला युवा राजदूत था? तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा हिमा दास। और हिमा दास को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है डीइंग एक्सप्रेस। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नामीबिया से भारत क्या लाया गया है? तो बताइएगा दोस्तों, नामीबिया से भारत क्या लाया गया है? ऑप्शन नंबर ए गेंडा, ऑप्शन नंबर बी चीता, ऑप्शन नंबर सी हिरन, या फिर ऑप्शन नंबर डी शेर। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी चीता। नामीबिया से भारत क्या लाया गया है? तो नामीबिया से भारत को चीता लाए गए हैं। इसका राइट ऑप्शन होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी चीता। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो बताइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की है? ऑप्शन नंबर ए माइकल फैराडे, ऑप्शन नंबर बी ब्लेज पास्कल, और ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास हिमा दास। तो बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है? ऑप्शन नंबर ए माइकल फैराडे, ऑप्शन नंबर बी जोसेफ हेनरी, ऑप्शन नंबर ए माइकल फैराडे, और ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स ऑगस्टिन, और ऑप्शन नंबर सी हिमा दास। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए माइकल फैराडे। निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया? तो इसका राइट ऑप्शन है माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने सर्वप्रथम विद्युत क्षेत्र की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया था। माइकल फैराडे एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञान व रासायनिक थे। उन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की तथा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अध्ययन करके उसे निम्नलिखित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष सन 2020 में किस महीने को भारत में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? वर्ष 2020 में किस महीने को भारत में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अगस्त, ऑप्शन नंबर बी दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी सितंबर, और ऑप्शन नंबर डी नवंबर। दोस्तों इसका याद रखना, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सितंबर। भारत में सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। वर्ष सन 2020 के पोषण माह का उद्देश्य अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उनकी मॉनिटरिंग करना तथा किचन गार्डन को बढ़ावा देने के लिए एक पौधारोपण अभियान को संचालित करना था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? बताइएगा दोस्तों, भाग अनुच्छेद 1 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 12 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 9 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 11 में। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1 में।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों का निरंतर है तो उल्लेख है? तो इसका राइट ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में नागरिकता के अधिकारों को निरंतर का उल्लेख है। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।